आज लिए चलती हूँ ताई जी के घर के भाग 4 की तरफ। पिछले भागों में आपने पढ़ा सीता दीदी का परिवार कैसे एक दुर्भाग्यवश दुर्घटना की वजह से बिखर गया। उस पर एक वज्रपात सा हो गया। लेकिन समय सबसे बड़ा मरहम होता है। सब फिर से सामान्य हो चला था। पाले के बाद बसंत, बसंत के बाद फागुन, जेठ की जलन और अश्विन की चुभन भी। बीच में सावन की फुहारें भी पड़ी। लेकिन जब रक्षाबंधन आया तो मोहल्ले में मातम सा रहा। अकेले भाई के घर में जगह कुछ और ही होती है। हम भी अपने घर में ढेर बहनें थीं। गलती से जब छोटे भाई के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया जाता तो सारे बड़े मिलकर तानों से लहू लुहान कर दिया करते थे। और तो और दिल में बसा दिया गया था कि हमने अपने छोटे भाई के बारे में कुछ गलत सोचा तो गलत हो भी सकता है। आत्मग्लानि से अपने आप को कई थप्पड़ मारा करते थे हम। खैर, ये बात तो हुई उस समय के समाज की। हमारे घर से हमारा भाई और दूसरे चाचा ताऊ के घर से उनके लड़के उन दिनों उस शोकाकुल परिवार की बहनों से राखी बंधवाने पहुंचे। उस दिन लगा मेरे देश की संस्कृति सचमुच महान है। मुझे अफसोस है कि उस मौके पर उन बहनों की प्रतिक्रिया मुझे देखने को नहीं मिली। मुझे जाने की मनाही थी। साल बीत चुका था। सीता दीदी के लिए एक भले घर से रिश्ता आया। लड़का किसी बिजली की कंपनी में काम करता था। 3 भाई थे। उनमें सबसे छोटे थे मेरे जीजाजी। अगले दिन दीदी की गोद भरी जानी थी। घर पर विचार चल रहा था कि कौन कौन जाएगा। मम्मी ने कहा, सारे कुनबे के साथ मैं बिल्कुल ना जाऊंगी। इतनो लेनो अच्छा लगेगा का। छोरी की शादी है, कोई छोरा थोड़ी है जो सब चल दो जीमने। पापा बोले, ठीक है, आधे बाल करने अब ले जा, दिन ने ब्याह में ले जाइयो। मम्मी तब जाकर जाने को कहीं तैयार हुई। मुझे और भैया को जाना था इस बार। मैंने लाल रंग वाली शनील की फ्रॉक पहनी तो छोटू ने हरे रंग का सूट पहना जिस पर सफेद रंग की बो टाई लगी थी। छोटा बच्चा अगर रूप रंग का मलूक हो तो हर कपड़ा हर रंग खिलता है उस पर। फिर ये तो 4 बहनों के अकेले भाई थे। इनको तो मम्मी हमेशा राजा बाबू बनाकर रखती थी। एकाएक सभी स्त्रियां एक जगह जमा होने लगी। मैं छोटे को गोदी में उठाकर उस दिशा में चल दी। सीता दीदी तैयार होकर हॉल में आई थी, इसीलिए भीड़ लगा रखी थी औरतों ने। सचमुच मुझे अनुमान नहीं था सीता दीदी तैयार होकर इतनी सुंदर लगेंगी। हमेशा एक जॉर्जेट की साड़ी, छोटा सा पल्लू जिसे कोने से खींचकर पकड़े रहती थी, वो बिल्कुल फिल्मों की जया बहादुरी के जैसे सादा। माथे पर हमेशा त्योरियां, जैसे सारे जहां की चिंता बस उन्हें ही है। ऐसा लग रहा था मानो देह को आज आत्मा मिली हो। सूखा घास का मैदान कुछ बारिशें पड़ने के बाद हरिया गया हो। आज वो जैसे चल रही हैं वो वैसे कभी नहीं चलती थी। जैसे नजरें नीचे करके देख रही हैं वैसे तो कभी नहीं देखती थी। ये झूठ है या वो झूठ है? 9 साल की मैं शायद बहुत ज्यादा छोटी थी ये सब समझने के लिए। लेकिन ये बात तो तय है कि मेरी सोच तब भी गहरी थी और आज भी उन्नत है। तभी तो तब की हर बात छपी है मेरे अंतर्मन में। वो दिन आ ही गया जब सीता दीदी अपने घर से, मोहल्ले से और स्कूल से विदा हो गईं। उन्हें स्कूल से गहरा लगाव था, और हो भी क्यों ना। जिस मकान को हम खुद खड़ा करते हैं उसे यूं किसी को सौंपकर जाना, कलेजा सा फट पड़ा होगा उनका। हम भाई बहन तो एक एक खिलौने पर एक दूसरे का मुंह नोच लेते थे। हालांकि उनकी और हमारी उम्र में बहुत फर्क था उस समय। फिर भी मुझे नहीं लगता कि ताई जी का कोई भी बच्चा हमारी जैसी हरकतें करता होगा कभी।
दीदी के जाने के बाद सब बदल गया। अब मोहल्ले में बच्चों को पढ़ाई के लिए टोकने वाला कोई नहीं था। बच्चों को अब खौफ नहीं था कि उनकी गलत हरकतों पर किसी की नज़र है। टीटू भैया को दौरा पड़ता तो अब ताई जी या ताऊ जी को ही संभालना पड़ता। दोनों 2 साल के भीतर 10 साल बूढ़े हो चुके थे। हम अब कैरम खेलने कई दिनों में जाते थे, वो भी ताई जी के बुलाने पर। घर और बाहर के खेलों की जगह टेलीविज़न ने ले ली थी। छोटा अब स्कूल जाने लायक हो गया था। मम्मी को उसे छोटे मोटे स्कूल में नहीं पढ़ाना था, वो दिल्ली जाकर किसी कॉन्वेंट में उसे पढ़ाना चाहती थी। पापा ने मना कर दिया, लेकिन तय हुआ कि पास के शहर के सबसे बड़े स्कूल में दाखिला कराया जाएगा उसका। हमें अब 5वीं पास करके सरकारी स्कूल में जाना था। पहले लड़कियों को सरकारी स्कूल की सुविधा मिलना भी मायने रखता था। हमारा नाता अब सीता दीदी के स्कूल से टूट चुका था, लेकिन उनके घर की बातें मम्मी के जरिए पता चलती रहती थी। एक दिन हमारे कुनबे की दूसरी दीदी आई हुई थी। मैंने सुना मम्मी और वो फुसफुसा रही थी, सीता बड़ी दुखी है ससुराल से, बावले आदमी को ब्याह दी बिना सोचे जाने। दीदी आंखें नटेर नटेर कर बोले जा रही थी। अब कमा कमा के लहड़े का पेट और भर रही है बेचारी, बाप किसी दिन को ना माँ कहाँ तक करेगी। मम्मी ने चिंता के भाव माथे पर चढ़ाकर पूछा, सुनो है गायत्री और सुशीला को भी निपटा रहे हैं जल्दबाजी में। दीदी बोली, हाँ चाची, कानपुर के 2 भैयों से पक्की होने की सुनी है, दान दहेज मांग जांच कुछ ना है। मम्मी अनुभवी मुद्रा में, कोई ना कोई ऐब तो जरूर होगा, ना तो बिना मांग जांच के सवाल ही ना। उन दोनों की बातें सुनकर मुझे ये तो पता चल ही गया कि सीता दीदी खुश नहीं है और उनके घर में फिर से शादी या शादियां हैं। मैं इंतजार करती रह गई, लेकिन वो शादी वाला दिन आया ही नहीं। न दावत हुई न विदाई। मम्मी ने बताया उनकी शादी लड़के वालों के यहाँ कानपुर जाकर ही हो गई, इसलिए घर के कुछ लोग शादी करके आ गए। उनका कहना था ब्याह के बाद छोरियां खुश रह लें, दावत में क्या रखा है। बेचारी सीता की तो हुई थी ना दावत, कौन सी सुख पा रही बेचारी। मैं अब 12 साल की हो चुकी थी। धीरे धीरे मुझे जीवन बहुत उलझनों से भरा लगने लगा था। हालांकि हमारे अपने घर में काफी हद तक सब ठीक था, लेकिन अपने आस पड़ोस, रिश्तेदार और सहेलियों के घर की स्थिति को जानकर समझकर बड़ी तकलीफ होती थी। मेरे मनोवैज्ञानिक व्यवहार के कारण लोग अपनी बातें मुझसे साझा कर लिया करते थे। तभी पता चला हर किसी के दिल में कुछ छुपा हुआ था, और ये सब रिश्तों में उम्मीद पालने की वजह से हो रहा था। इसी निराशा के कारण एक दिन ताऊ जी भी समय से पहले स्वर्गवासी हो गए। धन्यवाद।